ग्रहों का नियम, ये ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का एक भाग है। तो ग्रहों का नियम सबसे पहले कोपरनिकस ने दिया। वो बोले थे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर वृत्ताकार ग्रह चक्कर लगाता है, वो बोले थे। पर इसका प्रतिपादन और इसका साबित करने वाले केपलर वैज्ञानिक थे। तो यही कहते हैं ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्र का नियम, तीसरा परिक्रमण काल का नियम। तो पहला नियम कहता है कक्षा का नियम, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जिसके फोकस पर सूर्य होता है। इसका कहने का मकसद ये हुआ, अगर ये मेरा सूर्य हुआ, सन है, और इसके वृत्ताकार चक्कर लगाता है ये यानी पृथ्वी लगा रहे हैं चक्कर, पर ये चक्कर तो लगा रहा है पर इसका फोकस माने फोकस केंद्र यहाँ होगा टोटली, इसका फोकस। तो ये केपलर ने बोले। आगे बोलता है क्षेत्र का नियम, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इसका कहने में मकसद हुआ, अगर किसी सन है, सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से ये दूरी अगर t समय में तय करता है तो इसका जो एरिया है यहाँ भी उतना ही लगेगा, इसका जो एरिया है उसके बराबर होगा। कहीं भी यहाँ भी लगाएगा तो उतना ही होगा, अगर यहाँ भी लगाएगा तो वही समय में t समय में 5 सेकंड में, तो एरिया भी उतना ही लगेगा। ये दूसरा नियम कहता है। तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम, इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल t का वर्ग सूर्य से मध्य दूरी r के घन का समानुपाती होता है, जिसका फॉर्मूला देख लें, t² प्रोपोर्शनल समानुपाती r का क्यूब। अगला पॉइंट, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यह बात कोपरनिकस ने कही थी, लेकिन इस बात को ग्रह का नियम देखकर केपलर ने सत्यापित किया। अब अगला पॉइंट आता है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र कहने का मकसद कि कोई भी वस्तु को बीच बीच में लगना ही द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। जैसे कि वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहती है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अगर हम खड़ा है तो मेरा केंद्र कहाँ, नाभि में है। अगर कोई मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य है ना, कोई आदमी है, इसका नाभि है ना, हम लोग का नाभि ही मेरा सेंटर मास है। तब हम बीच बीच में संतुलन खड़ा है, नहीं तो अगर हम लोग को मास सेंटर मास यहाँ रहता ना तो हम लोग गिर जाते, नहीं होता। हम लोग को सेंटर मास बीच बीच में होता है, नाभि हम लोग का सेंटर मास होता है, इसलिए हम लोग संतुलन बनाए खड़ा रहते हैं। तो फिर अगला पॉइंट, अगर यहाँ है ना, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी। वस्तु के अंदर कहने में मकसद हुआ कि अगर कोई वर्गाकार वस्तु है, ये है वर्गाकार, इसका बीचों बीच केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र सेंटर मास यहाँ लग रहा है, और वस्तु के बाहर का मतलब अगर कोई ज़मीन में वर्गाकार गुटका है, ठीक है, कोई बोट है, तो इसका एकदम आधार यहाँ मिल रहा है। कोई वृत्ताकार है तो इसका सेंटर मास यहाँ है, इसका आधार यहाँ है। ज़मीन में यहाँ रखेंगे ये जगह तो एकदम सीधा खड़ा लुढ़केगा, इधर उधर नहीं, एकदम यहाँ लगा हुआ है। ये है समतल, ये है त्रिभुजाकार, इसका सेंटर मास यहाँ है। तो आगे कहता है कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में होती है
एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। अभी तुम समझे, आधार इसका हो गया, अगर इसका केंद्र यहाँ भी है तो इसका दूसरा बाहर भी होगा तो यहाँ भी होगा, इसका केंद्र यहाँ भी है तो इसका बाहर भी यहाँ पे होगा, है ना। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। कहने मतलब कोई द्रव्यमान, कोई भी, जैसे हम लोग मनुष्य भी, द्रव्यमान का मतलब कोई भी द्रव्यमान अगर आधार में हो तो आधार की ओर आ जाए, यानी आधार के मतलब कि नीचे झुकने जगह हो जाए, झुकने जैसा हो जाए, संतुलन में होगी तो वह अधिक होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया है कि बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है, बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। बूढ़ा व्यक्ति, अगर कोई बूढ़ा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ये है बूढ़ा, ये झुक गया, ये झुक गया, हम नहीं फिगर बना पा रहे, तो इसका सेंटर मास यहाँ बनेगा, तो ये पूरा इसका आधार मिल रहा है, यहाँ से इसका आधार और यहाँ से यहाँ मिल रहा है, इसलिए इसको संतुलन बना हुआ है। तो ये झुक कर चलता है तो इसको चलने में आसानी मिलता है, ठीक है। और अगला पॉइंट कहता है कि पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। कोई भी अगर पर्वत चढ़ रहा है तो देखते हैं हम लोग भी कभी कभी पहाड़ में चढ़ते हैं तो क्या खड़े खड़े नहीं पूरा स्टेट में चढ़ते हैं, नहीं, अगर आगे कर झुकते हैं तो थोड़ा सा हम लोग का स्थायित्व बनता है, तो हम लोग आसानी से चढ़ लेते हैं। तो यानी कि सतह पर उसको सेंटर मास मिल जाता है, इसीलिए वह आसानी से चढ़ने लगता है। फिर बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, कोई भी बोझा उठाता है थोड़ा झुकता है, उसका सेंटर मास जहाँ से झुकेगा, उसका जहाँ झुकना है उसका सेंटर मास मिल जाएगा, वहाँ से वह आसानी से चलना शुरू कर देगा। ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई ट्रक है ना, ट्रक है, इसका सेंटर मास यहाँ होता है, पर अगर ओवरलोड किया, कोई भी सामान लादा, तो इसका सेंटर मास यहाँ बन जाएगा। तो अगर ये आधार हुआ और यहाँ सेंटर हुआ तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगा, अब उसके बाद संतुलन खो देगा और ट्रक है सो पलट जाएगा, पलटेगा या तो किसी को नुकसान करेगा, धक्का मारेगा। इसीलिए वो पुलिस लोग है इसको फाइन लगाता है, सरकार इसको जुर्माना ठोकता है। यही वजह है कि मना किया गया है। अगर हम ओवरलोड नहीं करेंगे तो ट्रैक्टर ट्रक है सो संतुलन बनाए रखेगा, इसका सेंटर मास यहाँ रहेगा। अगला है सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है ना। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी झुककर चलता है। हम लोग कभी भी सीढ़ी चलते हैं तो हम सीधा नहीं चलते हैं, जैसे पहाड़ में बोले, उसी तरह सीढ़ी भी है, जैसे थोड़ा सा झुकते हैं उसका सतह और सेंटर मास थोड़ा कॉम्बिनेशन मिलता है, आगे हम लोग आसानी से चढ़ लेते हैं। पीसा की मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में है। तो इस पीसा का मीनार ऐसे है, थोड़ा सा झुका हुआ है, हम ज़्यादा झुका नहीं देंगे, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ है, इसलिए है सो ये गिर नहीं रहा है, झुका हुआ है, फिर भी ये अस्थायित्व में तो बनाए हुआ रखा है। अगर ये पूरा मीनार पूरा स्ट्रेट खड़ा रहता है यहाँ, तो इसका सेंटर यहाँ मिलता, ये झुकने की वजह से यहाँ इसका सेंटर मिल गया, फिर भी ये संतुलन बनाए रखा है।